हाय एवरीवन। सो ये अपना CFA लेवल 1 का इक्विटी वैल्यूएशन का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इक्विटी वैल्यूएशन CFA लेवल 1 का अंडर इक्विटी रीडिंग नंबर 48, लास्ट रीडिंग है इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर, इक्विटी के अंदर में, राइट। एंड चैप्टर का नाम इज इक्विटी वैल्यूएशन। तो यहाँ पे अपने क्या करने वाले, वैल्यूएशन करने वाले हैं, क्या चीज का, इक्विटी सिक्योरिटीज का, राइट। जो कॉमन इक्विटी सिक्योरिटीज है उसका अपने क्या करने वाले, वैल्यूएशन करने वाले। मीन्स वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, क्या वैल्यू होना चाहिए सिक्योरिटीज का। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। अब जब अपने वैल्यूएशन करेंगे तो उसके अंदर में बहुत सारा मेथड्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई मल्टीपल मेथड्स टू कंप्यूट द शुड बी प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। वो कौन कौन सा मेथड्स होने वाला है, ठीक है, उसका एक एक बेसिक को समझेंगे, क्या अजम्पशंस पे अपने सारा वैल्यूएशन करते हैं वो सब सारा चीज को समझेंगे। जो इक्विटी वैल्यूएशन लेवल 1 के अंदर में आपके पास एक सिंगल रीडिंग है, ओके। जब आप लेवल 2 के अंदर में जाओगे तो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स विल गेट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट रीडिंग्स। एक मेथड यहाँ पे हाफ पेज होगा। लेवल 2 के अंदर में आपके पास 10-12 LOS होने वाला हर एक मेथड का। तो आप समझ रहे हो जो इक्विटी वैल्यूएशन ये जो टॉपिक होने वाला है आज के क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, ऑल्सो फॉर रियल लाइफ, ऑल्सो फॉर रियल लाइफ, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी तो रहेगा ही रहेगा। तो बिल्ड अप दी प्रैक्टिकल, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आपका लेवल 2 लेवल 3 के लिए एंड रियल लाइफ के लिए भी। ऑल्सो दिस टॉपिक विल बी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। स्टार्ट करते हैं। इक्विटी वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टूल्स। यहाँ पे EQ&C काफी सारा LOS है। टिल यू हैव आई थिंक LOS नंबर M। यस, LOS नंबर M तक है। हम्म। अब यहाँ पे जो अपने बात करने वाले हैं वैल्यूएशन को लेके, वी विल टॉक अबाउट बेसिकली डिफरेंट मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन, कौन सा टूल्स अपने यूज करेंगे। तो हर एक टूल के लिए ये लोग क्या करके रखा है, सेपरेट सेपरेट LOS बना के रखा। इनफैक्ट कुछ LOS के अंदर में दे हैव बेसिकली क्लब्ड ऑल दी डिफरेंट टूल्स। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा क्लास विद सर्टेन बेसिक्स, बेसिक चीज समझेंगे। उसके बाद वो जो टूल्स है जिससे आप वैल्यूएशन करोगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आई विल गो टू दी LOS। यार LOS में अपने सारा चीज कवर कर लिया है कि नहीं, तो अपने फिर LOS का सीक्वेंस देखेंगे। तो पहले मैं अपना मेथड के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद जब अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ जाएगा, देन वी विल जस्ट इंश्योर दैट वी आर कवरिंग ऑल दी डिफरेंट LOS। कोई भी LOS अपना छूट नहीं रहा है, नहीं कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है। देखना, इक्विटी वैल्यूएशन, ठीक है। इक्विटी वैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हो, या कोई चीज का जो आप एसेट का वैल्यू कर रहे हो वो कैसे कर सकते हो। देयर कैन बी टू मेथड्स ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। सबसे पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड होता है अपना फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट मेथड कैन बी टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड मेथड कैन बी योर फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, बाय गोइंग थ्रू दी चार्ट्स। आप क्या देख रहे हो, पास्ट डेटा देख रहे हो, कोई भी स्टॉक का पास्ट डेटा देख रहे हो, उसका चार्ट्स देख रहे हो, प्राइस का चार्ट्स, वॉल्यूम का चार्ट्स। यू आर सेइंग कि यार एवरेज वॉल्यूम कितना हुआ है उस स्टॉक के अंदर में, और हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस का ट्रेंड क्या रहा है उस स्टॉक के अंदर में। दैट स्टॉक कैन बी से रिलायंस। मैं बोल रहा हूँ रिलायंस का मैं क्या देख रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग दी चार्ट्स, आई एम अंडरस्टैंडिंग दी चार्ट्स। एंड वो चार्ट्स के अंदर में आई विल सी प्राइस चार्ट एंड आई विल सी वॉल्यूम चार्ट। वो चार्ट्स को देख के मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि यार क्या मेरा एंट्री पॉइंट होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी माय एग्जिट पॉइंट इन दिस स्टॉक। किस प्राइस पे मेरे को स्टॉक बाई करना चाहिए, किस प्राइस पे मेरे को सेल करना चाहिए। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आपको आइडिया देता है अबाउट द टाइमिंग। टेक्निकल एनालिसिस आपको आइडिया देता है अबाउट द टाइमिंग, योर एंट्री पॉइंट एंड योर एग्जिट पॉइंट। सेकंड इज योर फंडामेंटल एनालिसिस विच इज आवर डिस्कशन। अपना पूरा का पूरा इक्विटी वैल्यूएशन, इनफैक्ट पूरा का पूरा CFA करिकुलम गिव्स रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या हुआ, मींस वी आर एक्चुअली रीडिंग या रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी का बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, MDA सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ रिव्यू कर रहे हो, रीड कर रहे हो, और उसके बाद यू आर प्लानिंग कि यार इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। जब मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, तो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या प्राइस होगा। यार आज के दिन अगर कोई मार्केट में रिलायंस का दाम चल रहा है 2500, तो आपको देख के लग रहा है यार 2500 पे मेरे को बाई करना चाहिए कि नहीं, और डू यू थिंक 2500 इज हाई, और डू यू थिंक 2500 इज लो। चीज को समझा आप। यार आज के दिन जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप सोच रहे हो कि यार मेरे को इस प्राइस पे बाई करना चाहिए कि नहीं, या
मेरे अकॉर्डिंग 2500 नहीं 2700 होना चाहिए था, या 2500 नहीं 2300 होना चाहिए था। जो होना चाहिए था ना आपके अकॉर्डिंग, उसको अपने बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और बार बार आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू या फंडामेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, या फंडामेंटल वैल्यू या शुड बी वैल्यू, कि आपके हिसाब से बताइए ना कितना प्राइस होना चाहिए कोई स्टॉक का। देखो, दो चीज होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। प्राइस मतलब जो आप पे करते हो स्टॉक बाई करने का, और उसके बदले में जो आपको मिलता है रिटर्न, उसको बोलते हैं वैल्यू। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट यू गेट फ्रॉम द स्टॉक। तो प्राइस, जो आज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2500 पे, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू थिंक दिस स्टॉक इज एक्चुअली ओवर वैल्यूड। दाम मेरे को लग रहा है सर ज्यादा चल रहा है 2500, होना चाहिए था 2300 स्टॉक का दाम। कैसे होना चाहिए था, वही तो डिस्कशन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में वही तो अपने सीखेंगे यार, 2000 जो मेरे को लग रहा है ना, वो कैसे लगे, मतलब हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट 2300, दैट इज द डिस्कशन। बट एक बार मान लेते हैं कि 2300 आया फ्रॉम द कैलकुलेशन, एंड वी हैव सीन दैट द करंट मार्केट प्राइस 2500 है, और आपके हिसाब से होना चाहिए था 2300 होना चाहिए था, राइट। तो अभी स्टॉक क्या ओवर वैल्यू चल रहा है, तो क्या करे, स्टॉक को बाई करे, सेल करे, कुछ नहीं करे, समझेंगे, ठीक है। तो ये जो 2300 निकला, वो क्या निकला, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू do the equity valuation in the fundamental analysis. You are trying to do the equity valuation via fundamental analysis by going through the fundamentals of the company. By going through the fundamentals of the company. अब ये जो fundamentals है कंपनी का go through करने का, you can follow two approaches. You can follow two approaches. First होता है tops down approach. Second होता है bottoms up approach. क्या बोला? कोई भी एसेट को एनालिसिस करने के लिए आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। एक फॉलो कर सकते हो टॉप्स डाउन अप्रोच, सेकंड होता है बॉटम्स अप अप्रोच। टॉप्स डाउन अप्रोच क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टॉप्स डाउन अप्रोच? सबसे पहले आप इकोनॉमी के बारे में समझोगे, यू विल रिव्यू अबाउट द इकोनॉमी, देन यू विल रिव्यू अबाउट द इंडस्ट्री टू विच दैट कंपनी एक्चुअली बिलोंग, देन यू विल रिव्यू अबाउट द कंपनी, ठीक है। तो टॉप्स डाउन आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आईटीसी का वैल्यूएशन पता करना है, ठीक है, आईटीसी का वैल्यूएशन, तो व्हाट यू विल डू, अगर आप टॉप्स डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखोगे, यार एक्सपेक्टेड जीडीपी क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखोगे, इंटरेस्ट रेट देखोगे, इन्फ्लेशन देखोगे, ठीक है, ये सब सारा डेटा देखोगे, तो वहां से आपको एक इकोनॉमी का आइडिया हो जाएगा। देन यू विल रिव्यू द इंडस्ट्री टू विच एक्चुअली आईटीसी बिलोंग, यार इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, तभी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट होगा, आइडियली आईटीसी का भी वही ग्रोथ रेट होगा। आइडियली बोल रहा हूँ इसीलिए बिकॉज आईटीसी एज अ कंपनी कैन ग्रो मोर देन द इंडस्ट्री, और इट कैन बी ग्रो लेस द इंडस्ट्री, बट हाँ जनरली इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के आसपास रहता है कोई भी कंपनी। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल्स, उसके बाद कंपनी के बारे में रिव्यू करोगे, राइट। दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। दूसरा होता है बॉटम्स अप अप्रोच। नेक्स्ट इज बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि फर्स्ट यू विल रिव्यू अबाउट द कंपनी नाउ, फर्स्ट यू विल रिव्यू अबाउट द कंपनी, देन यू विल रिव्यू अबाउट द इंडस्ट्री, देन यू विल रिव्यू अबाउट द इकोनॉमी, उल्टा चल रहा है, ठीक है। टॉप डाउन में सबसे पहला इकोनॉमी, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद कंपनी। बॉटम अप बॉटम अप अप्रोच में पहले आप कंपनी को देखोगे, उसके बाद उसका इंडस्ट्री, उसके बाद क्या इकोनॉमी, उसके बाद क्या इकोनॉमी। सर इंडस्ट्री का डेटा कैसे मिलता है, आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखो, वहां से मिल जाएगा आपको। इफ यू रिव्यू द कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, वहां पे मैनेजमेंट लिखता है अंडर द एमडीए सेक्शन, यार इंडस्ट्री का पास्ट सीएजीआर कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, किस रेट पे द इंडस्ट्री हैज ग्रोन, एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो वहां से आपको इंडस्ट्री का आइडिया पड़ जाएगा। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑल्सो, फिर इकोनॉमी का जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू रिव्यू अबाउट द कंपनी। समझ में आ रहा है आपको, यार अपने कोई भी कंपनी का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू वाया टॉप डाउन अप्रोच और वी कैन डू वाया बॉटम्स अप, ओके। ये अप्रोच फॉलो करके आप क्या पता लगाना चाह रहे हो, ये अप्रोच फॉलो करके आप क्या पता लगाना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का आप इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू को और क्या बोल सकते हैं अपने, फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू या शुड बी,
कि क्या दाम होना चाहिए उस कंपनी का, मार्केट के अंदर में क्या दाम होना चाहिए उस कंपनी का, ठीक है? जब अपने पूरे इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना चाह रहे हैं या फंडामेंटल वैल्यू पता लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यार, एज अ इन्वेस्टर इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एक्यूरेसी के तरफ द इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रोवाइडेड यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एसेट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये समझ में नहीं आया, सोचिए, अगर आपको कोई बोला जाए कि आपको एक्स अमाउंट कोई सामान के लिए बाई करने के लिए आपको देना पड़ेगा सम एक्स अमाउंट, तो आप क्या देखोगे? उस जो सामान आप देख रहे हो उस सामान का कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, मतलब वो सामान आपके लिए क्या यूज आने वाला है, वो सामान आपके लिए क्या यूज आने वाला है। इफ इट इज एक्चुअली वर्थ इट दैट प्राइस, यू विल बी रेडी टू पे। इफ इट इज नॉट एक्चुअली रियली वर्थ दैट मच, यू मे नॉट बी एबल, यू मे नॉट बी रेडी टू पे दैट मच, आप कम पे करना चाहोगे, राइट? अगर मेरे को लग रहा है यार मेरा एसेट, वो जो एसेट है मेरे को बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो जो भी प्राइस चल रहा होगा आप देने के लिए रेडी हो जाओगे। बट आपको लग रहा है यार वो एसेट ना बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, तो आप जो करंट मार्केट प्राइस है वो देना चाह वो देना नहीं चाहोगे, राइट? तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है आपका शुड बी प्राइस। यार एज अ रैशनल इन्वेस्टर, इफ यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एसेट कैरेक्टरिस्टिक, हाउ मच यू विल बी एबल टू पे। अगर कोई भी एसेट को लेके, कोई भी कंपनी को लेके अगर आपके पास सारा का सारा नॉलेज है गिवन, एज अ रैशनल इन्वेस्टर आप कितना दाम पे करना चाहोगे? बट प्रैक्टिकली डू यू थिंक कोई भी जन के पास फुल इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द कंपनी? वापस से रिपीट करो कि तुमको लगता है कि तुम्हारे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है कोई भी कंपनी के बारे में? मे नॉट बी, बिकॉज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर कॉस्टली, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कॉस्टली होता है, राइट? तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द source of the information, the intrinsic value which I will calculate as a research analyst or some different research analyst will calculate, that may vary। उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, मेरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रीजन, आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेस्ड ऑन सर्टेन फ्यूचर कैश फ्लोज जो कंपनी को फ्यूचर में आएगा, कोई कैश फ्लोज जो कंपनी को फ्यूचर में आएगा उसका अजम्पशंस बिल्ड करके आप आज इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हो अबाउट दी कंपनी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाला है मेरे को एज अ शेयर होल्डर, उसका अपने प्रेजेंट वैल्यू करके आज इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट ये जो आने वाला है ना कैश फ्लो, ये तो आने वाला है एंड दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, मेरा असम्पशंस, ठीक है? मैं कौन हूँ? रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मान लो। सेकंड पर्सन इज माई रिसर्च, इज माई कलीग हु इज ऑल्सो रिसर्च एनालिस्ट, उसका भी कुछ असम्पशंस है। क्या मेरा असम्पशन उसका असम्पशन मैच होना चाहिए और इट में डिफर? मेरा assumptions और उसका assumptions मैच होना चाहिए और इट में डिफर ना, क्योंकि उसके पास अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, आई माइट हैव सम डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टू एनालिस्ट और टू इन्वेस्टर्स कैन व्हाट वेरी, क्या अलग अलग इंट्रिंसिक वैल्यू आ सकता है, राइट? कौन सा इंट्रिंसिक वैल्यू करेक्ट होगा डिपेंड करता है किसका assumptions करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है, किसका assumptions करेक्ट होने का, किसका जो इंफॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा करेक्ट है, उसके ऊपर में इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ क्या? बेसिकली शुड बी प्राइस, यार कोई भी एसेट के लिए आप कितना देने के लिए रेडी हो, प्रोवाइडेड आपके पास क्या है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट एसेट। बट हाँ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन सबके पास हो नहीं पाएगा, दैट इज वाई इंट्रिंसिक वैल्यू इज नॉट अ सिंगल नंबर, बट क्या होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के ऊपर में, बिकॉज इंफॉर्मेशन सबके पास सेम नहीं, right? जो जितना एक्यूरेटली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर पाएगा वो उतना एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। क्या बोला? जो जितना इंट्रिंसिक वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाएगा वो उतना ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, राइट? कैसे अर्न कर पाएगा देखिएगा, अपने कुछ नोटेशंस क्लास में यूज करेंगे, ठीक है? तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो रिलायंस का दाम चल रहा है मार्केट के अंदर में, उसको डिनोट करेंगे P0 से, P0, ठीक है? सर P मतलब प्राइस, जीरो मतलब स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, नंबर लाइन बनाते हैं ना अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे जीरो, करंट मार्केट प्राइस। फिर अपने यूज करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू को IB, ठीक है? क्लास के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज करेंगे क्या? एज IB। इफ current market price which is P0 is greater than intrinsic value of the stock, क्या बोला? यार करंट मार्केट दाम जो चल रहा है
करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस स्टॉक का, वो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मान लीजिए मार्केट में दाम चल रहा है 2500 रुपीज और इंट्रिंसिक वैल्यू आपके अनुसार होना चाहिए 2300, इज इट फाइन? 2500 चल रहा है एंड 2300 होना चाहिए, तो मेरे को बताओ कॉमन सेंस से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड मतलब महंगा है या सस्ता है? महंगा है ना, बिकॉज इफ यू सी, मैं बोल रहा कि होना चाहिए था 2300 बट चल कितना रहा है 2500, देयरफॉर दिस स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड, महंगा है। नेक्स्ट, इफ प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस क्या कम है आपके हिसाब से, प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए था 2500 और दाम चल रहा है 2200 उस स्टॉक का मार्केट के अंदर में, एज अ इन्वेस्टर आपके हिसाब से होना चाहिए था 2500 और दाम चल रहा है कितना 2200। अब बताओ स्टॉक महंगा है या सस्ता? स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, चीपर, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि होना चाहिए था 2500 बट चल कितना रहा है 2200 पे, द स्टॉक इज व्हाट, अंडर वैल्यूड, सस्ता चल रहा है, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। कोई चीज अगर सस्ता चलता है तो तुम उसको बाई करता है या सेल? कोई चीज अगर सस्ता चलता है तो तुम उसको बाई करता है या सेल? मतलब 2500 का जो दाम होना चाहिए था सामान का, इट इज ट्रेडिंग वर्थ एट 2200, वुड यू वांट टू लाइक टू बाई और यू वांट टू शॉर्ट सेल? क्या करे, बाई करे या शॉर्ट सेल? ऑब्वियसली बाई करो, राइट? क्योंकि 2200 का चीज अगर 2500 का चीज अगर 2200 चल रहा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में ये जो 2200 है ना 2500 के तरफ जाएगा। कब? अगर सब कोई बाई करना स्टार्ट कर दे, सोचो। अरे 2500 का होना चाहिए था, दाम चल रहा है 2200, इन एवरी वन स्टार्ट बाइंग, किस प्राइस पे सब कोई बाई करेगा? 2500 या 2200? 2200। अरे इंट्रिंसिक वैल्यू तो इट्स लाइक अ जस्ट ड्रीम की होना चाहिए, बट मार्केट में जो दाम चल रहा है आप तो उसी पे बाई करोगे। यू विल बाई एट व्हाट, 2200, एंड यू विल प्रे, यार जो मेरे को लग रहा है ना 2500 उसके तरफ प्राइस जाए, उसके तरफ प्राइस जाए, बिकॉज यू विल बी एबल टू बाई एट 2200 एंड यू विल बी एबल टू सेल एट योर ड्रीम प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज 2500 एंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ। सोचो अगर सबको ही के दिमाग में ये 2500 का एक बेंचमार्क आ जाए, सबको लगता है यार 2500 या 2600 प्राइस होना चाहिए और दाम चल रहा है 2200, व्हाट एवरी वन विल स्टार्ट डूइंग इन द मार्केट? सब कोई क्या करना स्टार्ट कर देगा? एवरी वन विल स्टार्ट बाइंग द स्टॉक, सब कोई बाई करना स्टार्ट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर, बिकॉज ऑफ द डिमांड, प्राइस ऑफ 2200 इट विल राइज और इट विल फॉल, ऑब्वियसली इट विल राइज, मतलब 2300 2200 से 2300 2400 और 2500 तक जाएगा। तो अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो अपने को क्या करना चाहिए? स्टॉक को बाई करना चाहिए या लॉन्ग जाना चाहिए स्टॉक पे? बाई करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए? स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, यार दाम होना चाहिए 2300 बट दाम कितना चल रहा है 2500, तो स्टॉक को क्या करे, बाई करे या सेल? सेल करो। सेल मतलब यहाँ पे शॉर्ट सेल, सेल मतलब शॉर्ट सेल। यार 2300 होना चाहिए बट दाम कितना चल रहा है 2500, तो फायदा ये रहेगा कि 2500 पे शॉर्ट सेल कर दो स्टॉक को, फिर 2300 जब होगा फिर स्टॉक को क्या कर लेना, बाई कर लेना, राइट? शॉर्ट सेल कि बोरो करके सेल कर लेंगे शेयर्स को। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ठीक है? अब आपको ध्यान में कैसे रखना है ये वाला चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। आप प्लीज प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इजी हो जाएगा। बिकॉज बार बार आप सोचो कि प्राइस ज्यादा या इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा, प्राइस कम या इंट्रिंसिक वैल्यू कम, एकदम सिंपल रखो, प्राइस को दिमाग में बेंचमार्क मानो। यार प्राइस मेरा चल रहा है 1000 रुपीज, होना चाहिए था कोई स्टॉक का 900 रुपीज, होना चाहिए था कोई स्टॉक का 900 रुपीज, इज एक्चुअली व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बताओ स्टॉक यहाँ पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड? वापस से रिपीट करो, क्या दाम चल रहा है 1000 विच इज P0, होना चाहिए था 900, स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड। 900 का चीज सर मार्केट में 1000 में बिक रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सेम, दाम चल रहा है 900 और होना चाहिए 1100, दाम चल रहा है 900 होना चाहिए 1100, तो दाम सस्ते में चल रहा है तो क्या करो, बाई। एंड इफ एवरीवन स्टार्ट बाइंग तो प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा, प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा, और प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ गया तभी तो फायदा होगा। प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ गया तभी तो फायदा होगा, बिकॉज यू बॉट एट 900 एंड यू प्रे दैट यार जो आपको लग रहा है ना 1100 उसके तरफ जाए,
प्राइस। और वो कैसे जाएगा? अगर सबको बाई करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर द स्टॉक विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? इंट्रिंसिक। ये दोनों तरफ एप्लीकेबल होगा। इफ यू आर बाइंग एट 900 एंड यू वांट द प्राइस टू गो टू 1100 एंड इफ देयर इज अ बाइंग प्रेशर 900 से 1100 की तरफ जाएगा। उल्टा, यार दाम चल रहा है 1100 और होना चाहिए 900, चल रहा है 1100, होना चाहिए 900, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। सबको अगर 1100 पे सेल करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर 1100 से कहाँ जाएगा स्टॉक? 900 की तरफ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर द प्राइस विल कम डाउन, राइट? देन ओनली देयर विल बी अ बेनिफिट। शॉर्ट शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यार प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करना चाहिए टू मेक अ गेन। प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाए गेन कमाने के लिए। अब ये जो प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाए, कितने टाइम में जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कितने टाइम में जाए दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आज जाए, कल जाए, 1 साल बाद जाए, 2 साल के बाद जाए, तो देखो वो तो डिपेंड करता है कि आपका जो अजम्पशंस है उसके ऊपर में। मतलब आपने बोला यार इंट्रिंसिक वैल्यू से आईटीसी जो कि आज मान लीजिए 450 पे चल रहा है, 450, मैं 500 ले लेता हूँ राउंड ऑफ नंबर के लिए ताकि आपको इजी होगा समझने के लिए। यार आईटीसी का दाम आज चल रहा है 500 रुपीज, आपको लग रहा है 700 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, तो मैं बोला ना कि 700 होना चाहिए, तो ये कब होना चाहिए? when do you think that price of 500 will converge towards that 700? आप बोल रहे हो कि सर मेरे को लग रहा है कि 2 साल में होना चाहिए, इन 2 years, इन 2 years। तो यहाँ पे देख के आपको फील आ गया होगा यार प्राइस तो 500 पे चल रहा है, पूरा 700 पे होना चाहिए। अगर बाइंग प्रेशर हुआ दिस 500 विल मूव टुवर्ड्स 700, बट कितने टाइम में? 700, 2 years में। दो टाइप का आपके पास क्लाइंट है, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आपके पास दो टाइप का क्लाइंट है। एक क्लाइंट का टाइम होराइजन है 1 year, दूसरे क्लाइंट का टाइम होराइजन है 3 years। सर टाइम होराइजन का मतलब कि वो जो क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दे रखा है, फर्स्ट क्लाइंट दिया है फॉर 1 year, सेकेंड क्लाइंट दिया फॉर 3 years, 3 साल के लिए, और एक क्लाइंट दिया आपको 1 साल के लिए। तो यहाँ पे तुमको जो आईटीसी वाला स्टॉक बोला था यार कि 500 चल रहा है और होना चाहिए 700, तो बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर द प्राइस विल राइज इन 2 years। तो तुम कौन सा क्लाइंट के लिए बाई करेगा, फर्स्ट वाला क्लाइंट या सेकंड वाला क्लाइंट? फर्स्ट क्लाइंट और सेकंड क्लाइंट। फर्स्ट क्लाइंट का याद रखना टाइम होराइजन इज 1 year, क्लाइंट टू का टाइम होराइजन इज 3 years। यू विल नॉट बाई फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो तुम बाई तो तुमको करना चाहिए बिकॉज 700 का चीज आपको 500 पे मिल रहा है, सस्ता पे मिल रहा है, तो यू शुड बी एबल टू बाई। बट फर्स्ट वाला क्लाइंट के लिए क्यों बाई करेंगे? बिकॉज यार 500 700 की तरफ मूव तो करेगा, बट कितने साल में? 2 years में। फायदा तो होगा बट कितने साल में? 2 years में। क्लाइंट वन को कोई फायदा है क्या? नो, बिकॉज उसका होराइजन इज इटसेल्फ 1 year, उसका होराइजन इज इटसेल्फ 1 year। तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग आईटीसी फॉर क्लाइंट नंबर 1। हाँ, बट फॉर क्लाइंट नंबर 2 इट मेक सेंस, बिकॉज उसका होराइजन क्या था? इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 years का। ठीक है, आपको क्या लग रहा है शेयर्स जो है, प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू तक कब तक पहुंचेगा? 2 years के अंदर में। तो उसके लिए बाई करो, उसके लिए बाई। इसका मतलब सबसे पहला चीज, प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकंड, विद इन द टाइम होराइजन जाना चाहिए ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ द क्लाइंट। इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है क्लाइंट का, उसके अंदर में वो प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करे, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं। इफ P0 is equal to what? IV0, the stock is what? Fairly valued, stock is fairly, मतलब दाम होना चाहिए था 2500 और चल भी कितना रहा है? 20। दाम होना चाहिए था 2500 और चल कितना रहा है? 2500। देन अपने बोलते हैं स्टॉक इज व्हाट? एक्चुअली फेयर वैल्यू पे चल रहा है। स्टॉक किस पे चल रहा है? फेयर वैल्यू पे। हाँ, अगर तुम इसके बाद भी कमाता है तो यू मे बी एबल टू अर्न। क्यों? क्योंकि यार दाम चल भी रहा है 2500 और होना भी 2500। इसका ये मतलब ये नहीं था कि कुछ मत करो। इवन इफ यू आर बाइंग यू विल बी एबल टू अर्न अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बट हाँ, यहाँ पे अगर तुम बाई करता है इस एरिया में अंडर वैल्यू जगह पे, देयर विल बी अब नॉर्मल और सुपर नॉर्मल, राइट? समझ में आया होगा आपको क्या क्या चीज डिस्कस किया। सबसे पहला, इक्विटी वैल्यूएशन के लिए, इक्विटी वैल्यूएशन के लिए वी कैन फॉलो टू अप्रोचेस। एक सबसे पहला टॉप्स डाउन अप्रोच विच इज इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी EIC। सेकेंड इज बॉटम अप अप्रोच विच इज कंपनी इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। फिर अपने बात की कि यार अपने ये सब सारा डेटा देख के करेंगे क्या? फाइनली वी वांट टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। शुड बी प्राइस के क्या दाम पे होना चाहिए, या फंडामेंटल वैल्यू, या शुड बी वैल्यू। ओके,
फिर बोले कि नोटेशन का ध्यान में रखना, P0 इज द करेंट मार्केट प्राइस, IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू इज द शुड बी प्राइस एज ऑन टुडे। तो बोला आज के दिन अगर प्राइस ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसका मतलब कोई स्टॉक है वो ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड, उसको क्या करना चाहिए अपने को, सेल करना चाहिए। सेकंड, प्राइस अगर कम है एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अपने को क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, बिकॉज सस्ते पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इनटू द मार्केट। एंड वी विल प्रे कि जो मेरा प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाए, जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाए, तभी आपको फायदा होगा। एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू जाने से मतलब नहीं है, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि विद इन द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ द क्लाइंट, या विद इन द इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जब तक आप सोच रहे हो स्टॉक को बाई करके रखने का, उसके टाइम के अंदर में जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे मूव करे, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग और सेलिंग दी स्टॉक। ठीक है, तो ये मत सोचना कि प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अपने बात की ना इन्वेस्टमेंट होराइजन के अंदर में होना चाहिए सर कुछ भी, तो वो इन्वेस्टमेंट होराइजन के अंदर में ये मत सोचना कि सिर्फ प्राइस इंक्रीज, क्योंकि अपना बायस आता है सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो नहीं, देयर कैन बी अ डिक्रीज। तो कोई अगर शॉर्ट करके रखा है शेयर्स को, क्या करके रखा है, शॉर्ट, शॉर्ट सेल करके रखा है, तो उसको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज समझे आपने कि सर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के अगर इक्वल नहीं है, प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो क्या करे, क्या तुरंत रिकमेंडेशन दे दे क्या, अपने तुरंत क्लाइंट को अपना रिकमेंडेशन दे दे क्या। यू थिंक योर सेल्फ एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, ठीक है, क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हो, क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हो, और बोलो यार प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है कि क्या रिकमेंडेशन दे, बाई करे, सेल करे, या कुछ नहीं करे। देखो प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत बाई या सेल करना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू जो इक्वल नहीं है उसके बीच में कितना का गैप है, प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में कितना का गैप है, मतलब नहीं समझ में आया। मतलब ये है कि प्राइस चल रहा है 100, इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए था 140, तो गैप है, यस गैप है, अच्छा गैप है। देखो स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, दाम होना चाहिए 140 और दाम चल रहा है क्या 100, अंडर वैल्यूड है, तो स्टॉक को क्या करने का मन कर रहा है, बाई करने का, और प्रे कर रहा है यार 140 तक चला जाए तो फायदा हो जाएगा। अब देखो 100, 101, मतलब दाम होना चाहिए 101 और प्राइस चल रहा है 100, तो क्या अब तुम यहाँ पे $1 या ₹1 का फायदा के लिए स्टॉक को बाई करेगा क्या। अरे यू हैव टू कंसिडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑल्सो ना, आपने अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टैक्सेस को लेकर कुछ बात नहीं की है, बट इफ यू आर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक एंड यू आर गेटिंग एनी प्रॉफिट, ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और स्टॉक के बाइंग में आपको क्या लगना, और आप क्या लगेगा आपका, जब आप स्टॉक को सेल करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगा, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर ना, बाइंग और सेलिंग के टाइम पे या प्रॉफिट के टाइम पे, वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो सर यहाँ पे 100 और 10 के बीच में क्या मटीरियल गैप है क्या, इज देयर एनी मटीरियल डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है, नो। इफ देयर इज नो मटीरियल डिफरेंस देन अपने रिकमेंडेशन नहीं करेंगे तुरंत, अपने वेट करेंगे यार कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में बड़ा गैप हो, देन ओनली यू विल रिकमेंड टू योर क्लाइंट। यहाँ पे बात चल रहा है कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में इफ देयर इज अ डिफरेंस, तो क्या अपने तुरंत रिकमेंड कर दे क्या अपना क्लाइंट को कि यार आप बाई कर लो, तुरंत बाई कर लो, नो। डिपेंड करता है कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में मटीरियल गैप है कि नहीं, इज देयर मटीरियल गैप बिटवीन P0 एंड IV0, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और क्या चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, सोचिए एक बार, क्लाइंट वन और क्लाइंट टू वाला टाइम होराइजन, कि यार क्लाइंट वन का टाइम होराइजन 6 मंथ है और क्लाइंट टू का टाइम होराइजन 3 इयर्स है, और आपको लग रहा है P0 IV0 की तरफ मूव करेगा, P0 प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा कब, 2 इयर्स के अंदर में, तो जो क्लाइंट वन का टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट होराइजन है उससे तो मैच नहीं होगा, तो क्लाइंट वन के लिए आप मत बाई करिए। तो तुरंत आपको रिकमेंडेशन नहीं करना है सब क्लाइंट के लिए, डिपेंड करता है कि यार आपको क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करना पड़ेगा। Convergence of P0 to IV0 is happening within the investment horizon of the client.
समझा? इन्वेस्टमेंट होराइजन जो क्लाइंट का 1 ईयर और 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, क्या उसके अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने रिकमेंड करेंगे, नहीं हो रहा है तो अपने रिकमेंड नहीं। ठीक है। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे आपको लिखाता, अगर कोई मटेरियल गैप नहीं है तो तुम क्या करता? रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन और कन्वर्जेंस का टाइम अगर मैच नहीं करे तो रिकमेंड नहीं करता। आप उसको वैसे रीड करना, ठीक है, कि कब कब रिकमेंड नहीं करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद यू हैव टू चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मॉडल। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मॉडल, जो इंट्रिंसिक वैल्यू तुम कैलकुलेट किया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो मॉडलिंग के थ्रू कैलकुलेट किया है, जो अपने डिस्कस करने वाले एलओएस डीईएफ वगैरह जो आपका है, इज ऑल अबाउट द मॉडल्स, हाउ वी विल फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अपने को चेक करना है वो जो अपना मॉडल है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब कितना अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट है तो अपने रिकमेंड करने का सोचेंगे, अगर नहीं है तो वी शुड नॉट। कॉन्फिडेंस ऑन द इनपुट्स, अपने जो मॉडल यूज करेंगे ना वैल्यूएशन के लिए, तो उसके लिए अपने को कुछ डेटा डालना पड़ेगा, तब अपने को मॉडल इंट्रिंसिक वैल्यू थ्रो करेगा। राइट। बोल रहा है कि वो जो इनपुट्स यूज करेंगे ना, अपने कितना श्योर है उसके लिए, कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है। अगर तुम कम कॉन्फिडेंट हो, समझ रहे इंट्रिंसिक वैल्यू गलत आ सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू गलत आ सकता है। इफ यू आर हाईली कॉन्फिडेंट अबाउट द इनपुट्स, देन तो इंट्रिंसिक वैल्यू करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाला, रहने वाला। आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर में डिपेंड करता है ऑन दी इनपुट्स। फिफ्थ, डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी टू द इनपुट्स। जो आपका मॉडल का वैल्यू होता है ना, वो इनपुट के ऊपर में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इनपुट थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना, आउटपुट जोर से चेंज हो जाएगा। इनपुट थोड़ा सा चेंज करते ही आउटपुट जोर से चेंज हो जाएगा। तो वो उसके इसी उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। यार जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हाउ मच इज इट सेंसिटिव एज कंपेयर टू द इनपुट्स। इफ यू आर चेंजिंग वन इनपुट, डज द इंट्रिंसिक वैल्यूज चेंजेस ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है तो यार फिर तो आपको इनपुट को एक बार वापस से रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। लास्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडिया कवरेज। उस स्टॉक को कितना मीडिया लोग, कितना न्यूज़पेपर लोग कवर करता है। ठीक है। तुम सोचो, अगर मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा है स्टॉक पे, मतलब सब कोई रिकमेंड कर रहा है उस स्टॉक के बारे में, सब कोई रिसर्च कर रहा है उस स्टॉक को लेके, तो तुमको लगता है वहां पे मिस प्राइसिंग बचेगा और इट विल लाइक दी पीपल माइट हैव बुक्ड, मतलब P0 और IV0 के बीच में देयर विल बी अ डिफरेंस, और देयर विल बी नो मटेरियल डिफरेंस। नो मटेरियल डिफरेंस भाई, एवरीवन इज रिव्यूइंग दैट स्टॉक ना, सबको स्टॉक के पीछे एकदम पड़ गया। ठीक है। और लगा कि यार इसका तो दाम 700 होना चाहिए था, इसका दाम चल रहा 500, चलो बाई रिकमेंडेशन सब कुछ डालते हैं। तो बिकॉज ऑफ द बाई रिकमेंडेशन सबको स्टार्ट कर देंगे बाइंग करना, और डिफरेंस नहीं बचेगा। तो अगर मीडिया कवरेज हाई है, अगर मीडिया कवरेज हाई है, देयर विल बी नो मटेरियल गैप बिटवीन द P0 एंड IV0। बट यस, इफ मीडिया कवरेज इज लेस, कोई ऐसा स्टॉक है जिसपे मीडिया ज्यादा फोकस नहीं करता है, जिसपे मीडिया ज्यादा फोकस नहीं करता है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन द P0 एंड IV0, देन आप क्या, वहां पे बेसिकली देयर विल बी अ गैप बिटवीन P0 एंड IV0, एंड यू कैन प्लान टू इधर बाई और सेल डिपेंडिंग ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। समझ में आपको कि मीडिया कवरेज अगर कम है सर, तो वो स्टॉक ज्यादा सबके नजर में नहीं आता, और उसको अपने क्या करेंगे, बाई या सेल करेंगे, डिपेंड्स ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चाहिए एंड कंपेयरिंग दी। यहाँ पे आपको एकदम बेसिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार अपने इंट्रिंसिक वैल्यू का बात तो कर रहे हैं, तो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता क्या है। इनफैक्ट पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। पूरा का पूरा कैलकुलेशन इज ओनली अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बोल रहा था P0 और IV0 के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो अपने उसको रिकमेंड करें कि नहीं। तो बोल रहा मटीरियल गैप है कि नहीं P0 और IV0 के बीच में, कन्वर्जेंस जो होगा P0 से IV0 के तरफ, वो इन्वेस्टमेंट होराइजन में हो रहा है कि नहीं क्लाइंट का। मॉडल जो आपका वैल्यूएशन मॉडल है वो कैसा है, कॉन्फिडेंस कितना आपको अपने इनपुट्स पे, वो जो इनपुट्स है वो कितना सेंसिटिव है। एंड फोर्थ लास्ट इज व्हाट, मीडिया कवरेज। अगर लेस मीडिया कवरेज है तो यस, यू कैन प्लान टू बाय योर दैट स्टॉक। ठीक है। तो एक्चुअली ये था आपका एलओएस नंबर ए, दिस वाज योर एलओएस नंबर ए। एलओएस नंबर ए, देखते हैं एलओएस ए का कमांड वर्ड क्या है। इवैल्यूएट वेदर अ सिक्योरिटी गिवन इट्स करंट मार्केट प्राइस, मतलब P0, एंड अ वैल्यू एस्टीमेट
वैल्यू एस्टिमेट क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ओवर वैल्यूड, क्या ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है या अंडर, वैल्यूएस ए अपना हो गया। एलओएस नंबर बी, डिस्क्राइब मेजर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, एलओएस बी तक मैं आपको एलओएस के वाइज कराऊंगा, उसके बाद वी विल मिक्स अप। एलओएस नंबर बी, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल, क्या बोला, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल। तो सबसे पहला आता है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, ठीक है। तो पहला मॉडल क्या है आपका, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। अब अपने समझने का ट्राई करें फिर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सा मेथड हो सकता है। Still, we are not starting the calculation. We will just understand what are the different types of model through which we'll be able to determine the intrinsic value. तो बोला first model is discounted cash flow model और present value model. PV is present value model. Under the discounted cash flow model, you have two models here. सबसे पहला आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल, जिसको अपने बोलेंगे क्लास के अंदर में DDM, क्या बोलेंगे, DDM, डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल। सेकेंड इज योर फ्री कैश फ्लो मॉडल, क्या बोला, फ्री कैश फ्लो मॉडल। अंडर फ्री कैश फ्लो मॉडल यू हैव टू FCFF, which is free cash flow for the firm, free cash flow for the firm, कंपनी के लिए। नेक्स्ट वी हैव FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी, ठीक है। क्लास में अपना फोकस इस पे रहेगा, FCFE पे, FCFE पे फोकस रहेगा, FCFF पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज अपने इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और ये जो FCFF है, दिस इज फ्रॉम इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फ्री कैश फ्लो मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्या नाम बोला, DDM। और फ्री कैश फ्लो में यू हैव FCFF वर्सेस FCFE, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM कब अपने अप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल अप्लाई द DDM मॉडल। सबसे पहला, कंपनी हैज टू बी अ गोइंग कंसर्न, क्या बोला, कंपनी क्या होना चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए। गोइंग कंसर्न मतलब क्या, बिजनेस कहीं बंद तो नहीं हो रहा है ना, बिजनेस कहीं बंद तो नहीं हो रहा है, बिकॉज अपने क्या करने वाले हैं अभी, फ्यूचर कैश फ्लोज देखेंगे यार कि एज अ शेयर होल्डर कंपनी अपने को क्या क्या दे सकता है एज द कैश फ्लो, क्या क्या दे सकता है के अंदर में क्या नाम आ रहा है, डिविडेंड। कंपनी अपने को क्या देगा एज द शेयर होल्डर, कंपनी एज अ शेयर होल्डर, कंपनी क्या देगा शेयर होल्डर को, डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। तो यार कंपनी अगर जिंदगी भर चलेगा तभी तो डिविडेंड देगा ना, इसलिए बोला कि कंपनी हैज टू बी व्हाट, हैज टू बी अ गोइंग कंसर्न। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या बोलता है यार कंपनी जो है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड। DDM बोलता है कि एज द कैश फ्लो आपको क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। एज अ शेयर होल्डर आपको क्या मिलना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ कैश फ्लो, इट शुड बी व्हाट, डिविडेंड। बोला कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, क्या कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर सकता है, क्या कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्या कंपनी ने हिस्टोरिकली डिविडेंड पे आउट किया है, हिस्टोरिकली कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है, वेदर कंपनी हैज अ हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट। अगर कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी कंपनी डिविडेंड पेमेंट करेगा। तो DDM मॉडल कब अपने अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी अगर गोइंग कंसर्न है तब, और DDM मॉडल बताता है कि यार कंपनी जो है क्या डिविडेंड पेमेंट करने का अपना एक हिम्मत रखता है, व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेशन। थर्ड इज वेदर कंपनी हैज अ हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, क्या कंपनी का कोई पास्ट में हिस्टोरिकल डिविडेंड पे आउट का हिस्ट्री अगर है, इट विल बी इजी टू फोरकास्ट, तब आप DDM मॉडल अप्लाई कर सकते हैं।
FCF model, which is the free cash flow model. It shows companies कैपेसिटी टू पे डिविडेंड. क्या बोला? कंपनी का कैपेसिटी क्या है डिविडेंड पेमेंट करने का. ठीक है. देखो, जब भी आप कोई स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको एक स्टेबल इनकम के फॉर्म में डिविडेंड मिलता है. एक स्टेबल इनकम के फॉर्म में यू गेट व्हाट? डिविडेंड. ऑल्सो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज हो. आपका शेयर का प्राइस क्या हो? इंक्रीज हो. ठीक है. तो यार, एज अ कैश फ्लो, एज अ शेयर होल्डर, कैश फ्लो पे आपका राइट है डिविडेंड पे. प्लस आपका राइट है यार, कंपनी का जो भी इनकम है ना उसके बाद सारा खर्चा वगैरह माइनस करके वॉट एवर इज द रिमेनिंग कैश फ्लो दैट आइडली शुड बिलोंग टू होम? इक्विटी होल्डर्स. डेट होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा वो किसके लिए बचना चाहिए? इक्विटी होल्डर्स के लिए बचना चाहिए. तो डिविडेंड इज जस्ट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कैश फ्लो. अरे एक पार्ट है कैश फ्लो का पूरा कैश फ्लो. नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कैश फ्लो होगा. डिविडेंड एक पार्ट है जो कि कंपनी आपको उस कैश फ्लो से निकाल के दे रहा है. बट आपका तो आप तो कैश फ्लो के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज आप ही का तो कंपनी है. एज द इक्विटी होल्डर्स आप ही का तो कंपनी है. तो कैश फ्लो किसको बिलोंग करता है? आपको बिलोंग करता है. मतलब कंपनी का पूरा कैपेसिटी है वो डिविडेंड पेमेंट करने का. बट यस, कंपनी हो सकता है पूरा का पूरा डिविडेंड पेमेंट नहीं करे, बिकॉज कंपनी विल रिटेन सम ऑफ द अमाउंट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. कंपनी क्या करेगा कि 100 रुपये अगर कमा रहे, 30 रुपीज आपको डिविडेंड दे देगा इक्विटी होल्डर को, और 70 रुपीज अपने पास रखेगा कंपनी, कि बिजनेस के अंदर में प्लाउ बैक करके वापस से क्या करे, उसे और रिटर्न जनरेट कर पाए. बिजनेस के अंदर में लगाएगा, री इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, राइट. तो डीडीएम मॉडल वर्सेस फ्री कैश फ्लो मॉडल. डोंट वरी, ये सब सारा मॉडल अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिर्फ मैं अभी थ्योरी टच कर रहा हूँ. तो फर्स्ट हुआ डीसीएफ. सेकेंड इज मार्केट मल्टीप्लायर अप्रोच या मार्केट मल्टीपल अप्रोच. मार्केट मल्टीप्लायर अप्रोच में यू हैव टू सबसे पहला है प्राइस मल्टीपल. देन यू हैव इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल. ईवी इज इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल. सुनना, प्राइस मल्टीपल के अंदर में, प्राइस मल्टीपल के अंदर में, हाँ, प्राइस मल्टीपल के अंदर में वी हैव पीई रेशियो. नाम सुना होगा. प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स, पीएस, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो. तो प्राइस मल्टीपल के अंदर में अपने करेंगे पीई रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो एंड पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू. इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल के अंदर में करेंगे अपने इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा, इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स. समझते हैं इस चीज को, क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो, सबसे पहला मेथड अपने क्या लिए थे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो. यार अपने को कंपनी से क्या क्या फ्यूचर में मिलेगा. तो फ्यूचर में क्या तो डिविडेंड मिलेगा या तो फ्री कैश फ्लो मिलेगा. ठीक है. तो इसको अपने बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल. एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल. मान लीजिए मेरे को आईटीसी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है कि यार क्या प्राइस होना चाहिए. तो वन ऑफ द मेथड आई कैन फॉलो, that I can check whether the company has a historical track record of dividend, and actually the company has a track record of dividend. So what we will do, we will forecast the future dividend कि यार क्या डिविडेंड आपको अपने को फ्यूचर में मिलेगा, तो वहां पे अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्लाई करेंगे. या अपने को फ्यूचर में क्या कैश फ्लो मिलेगा, तो फ्री कैश फ्लो मॉडल अप्लाई करके उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे. बट क्या मैंने यहाँ पे आईटीसी का जब वैल्यूएशन करने का ट्राई किया, कोई क्या दूसरा कंपनी का हेल्प लिया या दूसरा कंपनी का हमने रेफरेंस लिए? कोई रेफरेंस नहीं लिए दूसरा कंपनी का. वी हैव नॉट टेकन एनी रेफरेंस ऑफ एनी अदर कंपनी. बट व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्विगी. स्विगी स्विगी इज एक्चुअली व्हाट? प्राइवेट कंपनी. ठीक है. तो उसका वैल्यू कैसे निकाले? स्विगी क्या डिविडेंड पे आउट करता है क्या? स्विगी इज नॉट लिस्टेड. स्विगी इज नॉट लिस्टेड. वो इक्विटी डिविडेंड थोड़ी दे रहा पब्लिक को. तो अपने कैसे वैल्यूएशन करें स्विगी का? वी कैन कंपेयर विद दी सेम कंपनी, सेम काइंड ऑफ कंपनी. जैसे जोमेटो अब लिस्टेड है, जोमेटो लिस्टेड है, तो अपने स्विगी का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? जोमेटो को. उसको अपने बोलते हैं मार्केट मल्टीप्लायर अप्रोच.
वी आर टेकिंग व्हाट मार्केट डेटा, मतलब जोमेटो जो लिस्टेड है उसका डेटा के हेल्प से आई एम वैल्यूइंग दी स्विगी, राइट। इसको अपने बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव मतलब क्या होता है, अपना नेबर। वी कंपेयर आवर सेल्स विद आवर नेबर ना, कि देखो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, गुप्ता जी का बेटा ये कर रहा है। रिलेटिव वैल्यूएशन, वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन विद आवर व्हाट रिलेटिव, का मतलब वी विल वैल्यू सम कंपनी, सब्जेक्ट कंपनी, विद द हेल्प ऑफ सम पीयर कॉम्पिटिटर्स। उसका जो कॉम्पिटिटिंग फर्म है उसका हेल्प से अपने वैल्यूएशन करेंगे अपना सब्जेक्ट कंपनी का, राइट। तो उसके अंदर में यू हैव डिफरेंट अप्रोचेस, प्राइस मल्टीपल एंड ईवी मल्टीपल। प्राइस मल्टीपल में प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू बुक वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल में यू हैव इंटरप्राइज वैल्यू बाई एबिटा, इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। सर इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, बाकी तो सबको को समझ में आ गया होगा, एबिटा मतलब क्या है, सेल्स मतलब क्या है। इंटरप्राइज वैल्यू हो सकता है कोई को नहीं समझ में आया होगा। इंटरप्राइज वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी होल्डर्स है ना उनका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसका क्या मार्केट में क्या दाम है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कंपनी का डेट का मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्लस व्हाट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी में आप 80% स्टेक ले रहे हो एंड इफ यू आर कंसोलिडेटिंग द बुक्स ऑफ दैट कंपनी पूरा का पूरा, तो आप फालतू का 20% एक्स्ट्रा ज्यादा दिखा दिया अपने बुक्स में। कोई कंपनी में अगर तुम 80% स्टेक ले रहा है तो जब तुम उसका कंसोलिडेशन करेगा तो सिर्फ 80% लो उसके बुक से, बट आप पूरा का पूरा 100% ले लिया तो 20% आपको क्या शो करना पड़ता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। बोला प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्या बोला, इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तुम देखो यहाँ पे मैंने सारा का सारा स्टेक होल्डर्स ले लिया, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिटर्स वगैरह को छोड़ के इक्विटी ले लिया, डेट ले लिया, प्रेफरेंस शेयर्स ले लिया। मतलब अपने क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि यार फॉर इक्विटी होल्डर्स, फॉर डेट होल्डर्स एंड फॉर व्हाट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी का पूरा वैल्यू निकाल रहे हैं बाई टेकिंग ऑल ऑफ देम। माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्यों किया, बिकॉज इंटरप्राइज वैल्यू इज थॉट फ्रॉम द एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो कोई कंपनी ए है और कंपनी बी को एक्वायर करने का सोच रहा है, कंपनी ए है जो कंपनी बी को एक्वायर करने का सोच रहा है, तो कंपनी ए जो है कंपनी बी को कुछ कैश देगा उसका एक्विजिशन करने के लिए, तो वो उसका इक्विटी लेगा, उसका डेट लेगा, उसका प्रेफरेंस शेयर्स लेगा, ठीक है, उसके बदले वो कैश देगा। बट वो जो कैश देगा, ठीक है, अब जो कंपनी बी है उसके बैलेंस शीट में भी कैश पड़ा हुआ है। कंपनी बी इज एक्चुअली व्हाट, जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो उसके पास भी कैश पड़ा हुआ है, तो इट्स लाइक कि आप उसको पहले 100 रुपीज दो और उसके बुक से 20 रुपीज का कैश ले लो, तो नेट नेट आपने कितना दिया, 80 रुपीज। वापस से समझाता हूँ इस चीज को कि सर आपने जब भी दूसरे कंपनी को एक्वायर करते हैं उसका टोटल एसेट्स ले लेते थे माइनस टोटल लायबिलिटीज ले लेते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट बुक वैल्यू जो आता है वो एक्वायर करते हैं। या उल्टा बात करें तो नेट एसेट्स की जगह मैं ले लेता हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक ही बात हो गया। अरे एक ही तो बात हो गया, ये हो गया टोटल एसेट्स, ये हो गया मेरा लायबिलिटीज, यहाँ पे मेरा आता है इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट। पूरा अगर तुम टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करता है तो नेट एसेट्स आता है, या ये वाला वैल्यू बचता है, या ये इसको हटाओ डायरेक्टली यही ले लो, वही कर रहा है देखो, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंशियल प्लस माइनॉरिटी। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों माइनस किया, क्योंकि जब तुम कंपनी को एक्वायर किया था ना दूसरा कंपनी को, उसका यहाँ पे कैश था, उसका यहाँ पे कैश था, तो एक काम करो जब तुम एक्वायर किया तो कैश मत लो उससे, क्यों, क्योंकि पहले तुम उसको 100 रुपीज दे रहा है फिर उससे 20 रुपीज का कैश ले रहा है, तो नेट में तुम कितना उसको पे किया, 80 रुपीज। अरे इट्स लाइक कि मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, आप मेरे को 20 रुपीज दो। एक ऑप्शन है मैं आपको 100 दूं, आप मेरे को 20 दो। दूसरा ऑप्शन है मैं आपको डायरेक्टली 80 दे देता हूँ। तो सेकंड वाला ऑप्शन इज द इंटरप्राइज वैल्यू। ये काम करो ना, आप जो कैश लेते फ्रॉम दैट कंपनी उसको माइनस कर दो, नेट नेट हिसाब बताओ कितना, नेट नेट हिसाब बताओ, व्हाट इज द नेट पेमेंट दैट द एक्वायरिंग कंपनी हैज टू पे टू द एक्वायर्ड कंपनी, राइट।
ऑब्वियसली एंटरप्राइज वैल्यू पे वी हैव अ सेपरेट एलओएस, तो वहाँ पे वापस से आएंगे, बट यहाँ पे सिंस एंटरप्राइज वैल्यू वर्ड आया था तो बोला कि आराम से समझा देता हूँ एंटरप्राइज वैल्यू। थर्ड होता है आपका एसेट बेस्ड मॉडल। थर्ड इज एक्चुअली एसेट बेस्ड मॉडल। एसेट बेस्ड इज नथिंग बट, एसेट बेस्ड अलग नहीं है, बट ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल ही है। जो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल था ना कैटेगरी नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल, ये उसी का ही पार्ट है एसेट बेस्ड मॉडल। एसेट बेस्ड मॉडल सबसे इजी है, सबसे इजी। ये क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। समझा? एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी हटा देगा, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, किसके लिए पैसा बचा, इक्विटी के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये किसके लिए वैल्यू निकल जाएगा, इक्विटी होल्डर्स के लिए, इक्विटी होल्डर्स। ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है कोई एसेट का, इफ द मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर सम ऑफ द एसेट्स, व्हाट बेस्ट यू कैन टेक, यू कैन टेक द बुक वैल्यू। यू कैन टेक द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज नथिंग बट द कैरिंग वैल्यू इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में वैल्यू आ रहा है उसी को तो बोलते हैं बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। तो ये आपका 3 मॉडल्स है। सबसे पहला डीसीएफ, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल के अंदर में वी विल टॉक अबाउट डीडीएमएन, फ्री कैश फ्लो मॉडल। उसके बाद अपने बात करेंगे मार्केट मल्टीप्लायर अप्रोच का, रिलेटिव मॉडल। लास्ट में अपने बात करेंगे एसेट बेस्ड मॉडल का। ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला विच विल बी ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा विल बी ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। तो अपने क्या करेंगे, आज मैंने क्या किया, एलओएस नंबर ए एलओएस नंबर बी आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या अपने डिस्कस करेंगे, खासकर एलओएस नंबर बी के अंदर में, बिकॉज एलओएस नंबर बी इज जस्ट अ समराइज्ड फॉर्म। आने वाला एलओएस के अंदर में अपने बात करने वाले डीडीएम मॉडल, एफसीएफ मॉडल वगैरह को लेके, और अपने ट्राई करेंगे क्या, वैल्यू फाइंड आउट करने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं इसको। सिर्फ ये दिखा देता हूँ, एलओएस नंबर ए एलओएस नंबर बी अपना कवर हो गया। एलओएस नंबर सी एलओएस नंबर डी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। एलओएस नंबर डी सी एलओएस नंबर डी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिविडेंड। ये फालतू का बीच में डाल दिया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे का मैं एलओएस करूंगा, और उसके बाद एलओएस कवर कराने के बाद वी विल जस्ट चेक अपना बाकी का एलओएस कवर हुआ है कि नहीं। थैंक यू गाइस।